दोस्तों मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर मैं आपको ये 1 लाख रुपए देता हूं और आपसे पूछूं कि भाई आप इसको कहां इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपका क्या आंसर होगा? कृपया करके कमेंट्स में अपना उत्तर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 1 लाख रुपए हैं, मैं अगर आपको देता हूं तो आप इसे कहां इन्वेस्ट करेंगे? उम्मीद करता हूं आपने उत्तर लिख दिया होगा कमेंट्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना आंसर सोचें समझें और उसको कमेंट में लिखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं। तो देखो, बहुत लोग ये बोलेंगे कि राहुल हम इस 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे या यूएस स्टॉक मार्केट में डालेंगे या गोल्ड में डालेंगे या सिल्वर में डालेंगे वगैरह वगैरह। बहुत तरह के आंसर्स आते हैं। डेटा बैक्ड आंसर क्या है? पिछले 26 साल का डेटा किसी ने एनालाइज करा है और ये डेटा की एक समरी प्रेजेंट करी है। क्या है ये समरी? कि अगर आप कोई भी 5 साल उठा लो, पिछले 26 साल में आप कोई भी 5 साल उठा लो, ठीक है, अगर आपने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है, मतलब ये 1 लाख अगर आपने ऐसे इन्वेस्ट करें, कैसे कि 70% इक्विटी में, मतलब स्टॉक मार्केट में 70%, ठीक है, 15% डेट में, मतलब जैसे कि बॉन्ड्स हो गए या फिर मान लीजिए कि डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, 15% डेट में और 15% गोल्ड में, ठीक है, 70 15 15 ये वाले रेशो में अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो 85% चांसेस हैं। मतलब अगर 100 इन्वेस्टर्स ने ये पोर्टफोलियो बनाया होता तो उसमें से 85% से भी ज़्यादा इन्वेस्टर ने 10% से भी ज़्यादा एनुअल रिटर्न्स कमाए होते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए कि एसेट एलोकेशन, मतलब कि अपना पैसा थोड़ा कुछ स्टॉक्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा डेट में, ये एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो माना जाता है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो हो सकता है गोल्ड नहीं गिरा हो, या फिर अगर गोल्ड गिरा है तो हो सकता है स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ जाए। आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपके पोर्टफोलियो में 50,000 का लॉस हो गया, 60,000 का लॉस हो गया। ऐसा बहुत होता है अगर जो लोग 100% स्टॉक मार्केट में रखते हैं। पॉइंट सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर मैं क्वेश्चन पे वापस आऊँ कि 1 लाख रुपए अगर हमें इन्वेस्ट करना हो और मुझे वापस से स्क्रैच से एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? तो ये फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है, थंब रूल है। इसमें आप माइनर एडजस्टमेंट अपने हिसाब से बिल्कुल करिए। अगर आपको 70% स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है, 30-40% जाना है, तो वो आपकी चॉइस है, वो आपके रिस्क प्रोफाइल पे है, ठीक है। मैं कहाँ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा, इसी में आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा कॉन्टेंट शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरी टीम के लिए, मेरे लिए मोटिवेशन भी हो जाता है। तो कॉमेंट्स डालिए जितने आप डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहले 1 लाख में से मैं सबसे पहले इन्वेस्ट क्या करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो इन्वेस्ट करूंगा, 1 लाख रुपए में से मैं 25,000 रुपये अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से? जो गोल मुझे 5 साल के बाद अचीव करने हैं, जैसे कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई, बच्चों की वेडिंग या एजुकेशन की प्लानिंग हो गई, या अगर हमें कहीं हॉलीडे जाना है, बहुत बड़ी हॉलीडे, अच्छा स्पेंड करना है, तो उसकी प्लानिंग हो गई, ठीक है। 5 साल के बाद के गोल्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब कहाँ करूंगा इन्वेस्ट? ये तो देखो, इसके ना 3 अच्छे ऑप्शन है। मैं आपको तीनों ऑप्शंस की प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। पहला ऑप्शन तो क्या है? स्टॉक मार्केट। तो जैसे मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक्टिव हूँ, स्टॉक्स की रिसर्च वगैरह अच्छे से कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंटली मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपना ये 25% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट स्टॉक्स में, ठीक है। अगर आप वो सब नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। मैंने एक ही वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप इस वीडियो को देखिए। मैंने आपको समझाया है रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, शार्प रेशियो क्या होता है, अच्छे से समझाया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तीसरा जो ऑप्शन है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट के बारे में या बहुत कम आता है, नॉलेज कम है, डर ज़्यादा लगता है, तो मैं कहूँगा आप निफ्टी 500 इंडेक्स जो होता है ना, उसमें आप इन्वेस्ट करें, उसमें बेट लें। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है कि निफ्टी 500 एक ऐसा इंडेक्स है जो 90%, ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडिया के स्टॉक्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कवर कर लेता है। मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। आप एक तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे ही आप बेट कर रहे हो कि अगर इंडिया ग्रो होगा, इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी, नॉमिनल जीडीपी ग्रो होगी, तो हम लोग फायदे में रहेंगे। स्टॉक मार्केट जनरली ओवरऑल ट्रेंड ऊपर जाता है और हम यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड तकरीबन 90% का मार्केट कैप कवर करता है। साथ ही में अगर आप देखोगे, इसमें लार्ज कैप आ गए, मिड कैप आ गए, स्मॉल कैप आ गए। आप कुछ भी टाइमिंग नहीं कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसे नहीं कह रहे हो कि मिड कैप करूंगा कि स्मॉल कैप करूंगा। सिंपलिस्टिक स्ट्रैटेजी वही होती है कि जहाँ पे आप ज़्यादा सेलेक्शंस ना करो, आप सिंपल रहो बिल्कुल, ठीक है। आप इसमें सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, स्टॉक लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इसके रोलिंग रिटर्न्स देखो, पास्ट परफॉर्मेंस, और मैं कोई 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं। ये डेटा आप देखिए, ये डेटा है तकरीबन 20 साल का, ओके। 2006 से 2026 का डेटा है। 5 साल की रोलिंग रिटर्न ले रहा हूं मैं यहाँ पे,
ठीक है। रोलिंग रिटर्न क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी आपको, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। 5 साल की रोलिंग रिटर्न देखोगे आप निफ्टी 500 की, तो 13.2% का इसका पास्ट का रिटर्न निकल के आता है। ऑफ कोर्स पास्ट इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर, बट ये एक अच्छा बेंचमार्क है जो मेरे हिसाब से रिटर्न्स के मामले में ठीक ठाक इसने परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्मेंस दी है। देख लीजिए आप मेरे स्क्रीन पे, ये डेटा आप देख रहे हैं तकरीबन 26-27 साल का डेटा है, और आप देखिए निफ्टी 50 30 टाइम्स बड़ा है और निफ्टी 500 42 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसमें मिड कैप स्मॉल कैप्स होते हैं, उनकी ग्रोथ जनरली ज़्यादा होती है इस वजह से, ठीक है। और अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करो तो भी हाई रिटर्न्स ऑफर करे हैं विद लोअर रिस्क। ये एक मोटा एक ब्रॉड एनालिसिस निकल के आता है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 1 लाख में से हमने कितने निकाले? 25,000 में से 3 ऑप्शन कौन कौन से हुए? डायरेक्ट स्टॉक्स, अगर आपको स्टॉक समझ में आते हैं तो। दूसरा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, अगर आप सेलेक्ट कर सकते हो अच्छे म्यूचुअल फंड्स, उसके लिए वीडियो बनाया था मैंने। और तीसरा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 500 मच मोर डाइवर्सिफाइड एक इंडेक्स फंड है। एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है इनका, कमीशन फीस आपकी बहुत कम हो जाएगी, ये एक अच्छा विकल्प निकल के आता है। तो ये तो हुआ पहला 25,000। उसके बाद सेकंड 25,000, मतलब अगला 25,000 मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए, जिसको मैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बोलता हूँ। और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो भी मेरे गोल्स मुझे अगले 5 साल में फुलफिल करने हैं उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं प्योरली ETFs का मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, है ना। ETF बहुत अच्छे होते हैं, मैंने ETF के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ETF का मैं इसमें पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अब ETF में भी कौन से, बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो बहुत 2 सिंपलिस्टिक जो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए जो मुझे अच्छे लगते हैं वो है, एक तो मिड कैप में मिड कैप 150 और दूसरा है स्मॉल कैप 250। इंडेक्स बेस्ड जो ETFs होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये देखो आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मिड कैप 150 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या पता लगेगा कि हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर कैसा ये परफॉर्म करते हैं। और पिछले कुछ आप देखिए 2026 से अब पीछे जाएंगे 2015-14 तक का डेटा है, आपको एक पैटर्न मिलेगा यहाँ पे सिंपल, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2020 क्वार्टर 1 में 28% से ये गिरा था, ठीक है। उसके बाद Q2 में क्या हुआ, 25% से वापस चढ़ गया, ठीक है। वापस से मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 2024 के Q3 में 4.5% गिरा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वार्टर में क्या हुआ, 5.89% बढ़ गया। तो आपको ये पैटर्न समझ में आएगा मिड कैप में, और सेम ही पैटर्न आपको स्मॉल कैप में समझ में आएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पर डेटा दिख रहा है, एक्जैक्टली सेम डेटा है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल है कि मिड कैप और स्मॉल कैप ETFs में क्या होता है ना जनरली, कि अगर मानो एक तरह से मार्केट गिरता है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे भी रिसेंटली मार्च में वॉर की वजह से मार्केट बहुत गिरा, ठीक है, ऐसे में ETFs खरीद लेने चाहिए, क्योंकि थोड़े समय बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद उनमें रिकवरी आती ही आती है। ये आप डेटा से देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा से देख सकते हैं। पिछले 5-6 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये एक ऑलमोस्ट ऐसी बात ही दिखती है कि मार्केट गिरता है भारत का, फिर उठ जाता है वापस से। तो गिरे हुए मार्केट में फटाफट से कुछ अच्छे वाले ETF खरीद लो, और अगर वो रिकवर नहीं भी करता है तो आपके पास तो 5 साल तक का पीरियड है, बैठे रहिए उस पर, डरिए मत, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं जो 25,000 रुपये सेकंड वाला 25,000 का जो मेरा मनी है, चंक है, बैच है, उसको मैं मिड कैप और स्मॉल कैप ETFs में इन्वेस्ट करूंगा। कौन से अच्छे ETFs है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिखते जाइए आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है ना अब तक तो लाइक करते जाइए, ठीक है। तो ये हुआ पहला 25,000 और फिर हुआ दूसरा 25,000, मतलब टोटल 1 लाख में से 50,000 कहाँ लगा दिया मैंने, इंडियन स्टॉक मार्केट। और ये मैक्सिमम है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डाइवर्सिफाई भी करना है। कल को अगर भारत का स्टॉक मार्केट परफॉर्म ना करे, मैंने 25,000 जो लॉन्ग टर्म में लगाए उसमें रिटर्न्स ना आए अच्छे से, FD से ज़्यादा रिटर्न्स तो कम से कम आने चाहिए, 10% 12% रिटर्न तो कम से कम आने चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा, वरना तो क्या, वरना तो फिर मैं FD ले लूँगा, इतना झंझट क्यों करूँगा, करेक्ट। तो उससे ज़्यादा मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाना नहीं चाहूँगा। उसके बाद चलते हैं हम तीसरी एसेट जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, जो आजकल लोग नहीं कर रहे हैं, वो करना चाहिए, ठीक है। वो आती है ग्लोबल इन्वेस्टिंग। अब ग्लोबल इन्वेस्टिंग ना बहुत बड़ी है, मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रीली, क्योंकि आज तो सब टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, डिजिटली आप सब कुछ घर बैठे, आपको ब्राज़ील में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। बट ग्लोबली में अगर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करा है तो सबसे पहले आती है US स्टॉक मार्केट। आप मुझे 2-3 मिनट दो, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ US स्टॉक मार्केट के बारे में। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अगर इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन देखो तो अभी USD और INR का अगर मैं एक्सचेंज रेट दिखाऊं तो 94 के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन चुका है कि रुपी हर साल ऑलमोस्ट डेप्रिशिएट हुआ है। मतलब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, ठीक है, तो ये डेटा देखिए आप, 2012 से लेकर 2025 तक का डेटा है,
और यहाँ पर देखिए हर साल ऑलमोस्ट यूएसडी और आईएनआर में डिफरेंस देखेंगे तो 3%, 13% भी हुआ है, ठीक है, 2.4%। एक साल था 2017 जहाँ पर रुपी अप्रिशिएट हुआ था, बट ओवरऑल अगर 5-8 साल 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता रहता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली यूएस स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जो हैं वो 2 से 3% तो हमें करेंसी की वजह से ही मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे भी यही होगा, ट्रेंड अभी यही दिख रहा है कि रुपी डेप्रिशिएट हो ही रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि रुपी अप्रिशिएट हुआ है। शॉर्ट टर्म में अप्रिशिएट हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, रुपी का डेप्रिशिएट होना। तो इसी वजह से मैं अपना 1 लाख में से 20,000 रुपये, तो 50,000 तो मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा दिए, 20,000 रुपये मैं कहाँ लगाऊंगा, यूएस स्टॉक मार्केट में लेने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है और दूसरी बात मुझे रुपी डेप्रिशिएशन का फ़ायदा भी मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में अगर हम लगाएंगे तो हमारे रिस्क वर्सेज रिटर्न्स क्या निकल के आएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रिस्क रिटर्न प्रोफाइल दिखाया गया है नैस्डैक इंडेक्स का, मतलब सिंपल इंडेक्स की बात अगर हम करें नैस्डैक का, तो नैस्डैक 100 का आप डेटा देखिए 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बेसिस पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर निकल के आते हैं। वो इसलिए मेनली करेंसी डेप्रिशिएशन की वजह से आप ये डेटा देख सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि कैसे इन्वेस्ट करना है यूएस में, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मैं पर्सनली वेस्टेड यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा वेस्टेड का लॉगिन है। यहाँ पर आप देखिए मैंने एसआईपी चालू करी है, ठीक है। ये एसआईपी मैंने दिसंबर में चालू करी थी, बट ये एक एसआईपी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ एसआईपी के थ्रू करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं एसआईपी के थ्रू करता हूँ और कुछ चीज़ें मैं यूएस स्टॉक मार्केट में अपने खुद के स्टॉक्स भी सेलेक्ट करता हूँ। ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या आता है यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में, कि आपको खुद से सेलेक्ट करना आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो आप एसआईपी चाहें तो आप ईटीएफ्स हैं, जैसे QQQ एक ईटीएफ है जो नैस्डैक इंडेक्स को ट्रैक करता है, QQQM है, वू करके एक ईटीएफ है, VOO, अगर आप यहाँ सर्च करोगे VOO तो VOO निकल के आ जाएगा। VOO एक S&P का ETF है, ठीक है। इनमें आप SIP कर सकते हो बहुत इजीली वेस्टेड प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही सिंपल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट में दिया है। अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं तो जब भी आप पहला फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे वेस्टेड प्लेटफॉर्म पे, आपको एडिशनल $10 वेस्टेड की तरफ से एज ए बोनस मिल जाएगा, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं तो। करना चाहें तो करिए। यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर अभी नहीं करना है, अकाउंट खोल लीजिए, अकाउंट खोल के रेडी रहिए। जब भी मौका आए, अगर आपको लगे कि भाई जब भी स्टॉक मार्केट गिरेगा मैं तब करूंगा, तो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आपके ऊपर है पूरा। एसआईपी भी कर सकते हैं, विदाउट एसआईपी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। और साथ ही में यूएस स्टॉक मार्केट का एक और एडवांटेज है जो मैं बताना भूल गया आपको, वो ये है कि ऐसी बहुत सारी थीम्स हैं जो हमारे भारत में नहीं है। मान लीजिए आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं या आपको सेमीकंडक्टर्स में करने हैं। हमारे यहाँ पे 2 साल से ही सेमीकंडक्टर स्पेस चालू हुआ है, यूएस में बहुत समय से है, ठीक है। या आपको क्लीन टेक्नोलॉजी में जाना है, बहुत सारे और थीम्स हैं जहाँ पर आप समझ कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी ये सलाह नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करो ही करो, बट मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रुपी डेप्रिशिएशन से एडवांटेज लेने के लिए और यूएस का जो टेक्नोलॉजी जो सुप्रीमेसी है उसको अगर आपको राइड करना है तो डेफिनेटली इट मेक सेंस टू पार्शियली एलोकेट सम मनी। मैं 20% पर्सनली करूंगा 1 लाख में से, तो 20,000 मैं यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आगे डिटेल वीडियो में आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको अच्छी से नॉलेज समझ में आए और आप राउंडेड डिसीजंस ले पाओ, ठीक है। तो ये हुआ मेरा तीसरा एलोकेशन विच इज टुवर्ड्स द यूएस स्टॉक मार्केट। उसके बाद आती है चौथी एसेट जो मेरे हिसाब से गोल्ड है, अराउंड 15%, मतलब 1 लाख का 15% इज 15,000 रुपये, ठीक है। तो 50,000 मैंने लगाए इंडियन स्टॉक मार्केट में, 20 लगाए मैंने यूएस स्टॉक मार्केट में, 70 हुए। उसके बाद अगला 15,000, मतलब टोटल 85 हो जाएंगे मेरे, वो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, 15% गोल्ड में। अब आप कहोगे गोल्ड तो यार बहुत बड़ा हुआ है, ये तो करेक्ट ही नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, इतनी प्राइस बढ़ी हुई है, कैसे खरीदा जाए। देखिए गोल्ड का ना मैंने एक चीज़ नोट करा है, जब भी गोल्ड आप खरीदने जाओगे ना आपको लगेगा यार कि महंगा है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा लगेगा गोल्ड सस्ता है, ठीक है। गोल्ड एक ऐसी एसेट है जो उसकी लिमिटेड सप्लाई है और अभी इतनी रैली क्यों हो रही है और ये आगे भी ये क्यों एक इसका ट्रेंड अच्छा बना हुआ है, वो मेन रीज़न है उसका डी-डॉलराइजेशन। सिंपल सी बात है कि यूएस की जो सुप्रीमेसी है या यूएस की जो डॉलर है ना, उस पर लोगों का भरोसा उठ चुका है, ठीक है। पहला रीज़न ये है। और दूसरी बात, यूएस ना बहुत मनमानी करता है। अब आप ये डेटा देखिए 2022 के बाद सेंट्रल बैंक्स ने कितनी गोल्ड में खरीदारी करी है। आपको ये ब्लू वाली बार्स दिख रही हैं, 2022 से कितनी सारी खरीदारी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ग्लोबली सारी सेंट्रल बैंक्स को बहुत डर लग रहा है कि हमारे जितने भी एसेट्स हमने अगर यूएस में रखे हुए हैं वो यूएस उनको फ्रीज कर सकता है, जैसे रशिया के साथ किया, ठीक है। तो इसका मतलब सब कुछ यूएस में मत रखो, सब कुछ यूएस डॉलर में मत रखो, सब कुछ यूएस डॉलर बॉन्ड्स में मत रखो। सेंट्रल बैंक्स भी बोल रही हैं, अब ये बोल क्या रही हैं, उन्होंने कर रही हैं पिछले 4 साल से, वो गोल्ड खरीद रही हैं।
कि थोड़ा थोड़ा गोल्ड भी होना ज़रूरी है। तो हम रिटेल लोग के पोर्टफोलियो में भी गोल्ड होना ही चाहिए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी यही करते थे, गोल्ड रखते थे हमेशा। तो 15% नो मैटर क्या प्राइस चल रही है, इसमें आप ना एसटीपी लगा सकते हो। कैसे एसटीपी लगाते हैं, क्या होता है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, मैंने अभी पिछली वीडियो में ही समझाया था। वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे है, कैसे आप उसको यूज़ करके गोल्ड में अपनी एवरेज बाइंग कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्राइस का जो आपको डर लग रहा है ना, वो नहीं लगेगा। ओके तो ये हुआ मेरा चौथा एसेट। 15,000 रुपये मैं गोल्ड में पार्क करूंगा। और मैं जो एसटीपी करूंगा ना, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वो मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में करूंगा बजाय कि मैं गोल्ड ईटीएफ्स में। उसका लॉजिक सिंपल है कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान अभी ईटीएफ्स में सपोर्टेड नहीं है मेरे हिसाब से, केवल म्यूचुअल फंड्स में ही है। और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है गोल्ड म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में, थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क है एक्सपेंस रेशो वगैरह का, बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये वीडियो ऑन गोल्ड अभी जो रिसेंटली मैंने बनाया, पूरा देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता क्या है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा चौथा एसेट विच इज़ गोल्ड अराउंड 15%। उसके बाद जो बाकी 15% बचता है ना, उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करूँगा। पहला 5% मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा। उसके बाद अगला 5% मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूंगा और उसका अगला 5% मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालूंगा। ठीक है, तो इस तरह से 15% जाएगा, टोटल मिला के 100% हो जाएगा। मतलब 5,000 लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में जाएगा। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में क्यों जाएगा? देखिए, लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, आपको कैश मैनेज करना होता है। जब भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे, कभी आप मतलब ज़्यादा पैसा डालोगे, आप कैश को मैनेज करोगे। उसके लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, और सेफ़ भी होते हैं, कुछ ज़्यादा इनमें दिक्कत नहीं होती है। मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक अच्छी पूरी वीडियो बनाई हुई है, समझाया हुआ है कि सेफ़ क्यों है, इनमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इनको सेलेक्ट करना है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला 5% मैं फिक्स डिपॉजिट में रखूँगा। देखिए, फिक्स डिपॉजिट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। अब ये नहीं है कि मैं 100% फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, ऑफकोर्स नहीं, केवल 5%। वो भी इसलिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई या मुझे कहीं अचानक से पैसे की ज़रूरत हुई कि यार मैं अपना फिक्स डिपॉजिट विड्रॉ करके यूज़ कर लूँ वो, तो उस सब के लिए फिक्स डिपॉजिट काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो 5% है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी सीनियर सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, अगर मैं ये सब समझाने बैठूंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कि राहुल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं आपको पूरी एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। उसके रिस्क क्या हैं, उसमें कितना रिटर्न मिलता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों है, क्या नहीं है। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, वो सब भी आपको अगर सीखना है तो मुझे कमेंट्स में लिखो कि राहुल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे एक वीडियो बना के दो, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा 5% लिक्विड फंड्स में, 5% एफडी में, 5% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो इस तरह से मैं 100% अपना एलोकेट करूंगा 1 लाख रुपीज़ को। ये एक मेरी खुद की थिंकिंग है, खुद का फ्रेमवर्क है, जो मैंने ये एक डेटा को देख के फॉलो करने की कोशिश करी है। और इसमें आप माइनर एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको डर लगता है, मान लीजिए आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं आते हैं, या आपको लिक्विड फंड समझ में नहीं आते हैं, या आपको गोल्ड नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ समझने वाली है ना, कि कभी भी पूरा के पूरा पैसा एक जगह मत लगा देना। चाहे कोई भी आपको बोल रहा हो कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ लगा दे या वहाँ लगा दे, मत लगाना। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करना। अगर आपने ये छोटा सा एक प्रिंसिपल फॉलो करनी है ना लाइफ में, आपके लॉसेज नहीं होंगे, आपके लॉसेज कम होंगे, उतने लॉसेज नहीं होंगे जितने आप पूरा का पूरा खो सकते हो पैसा। ठीक है, इस इंटेंट से ही मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करके कमेंट्स कर दीजिएगा, थैंक यू लिख दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगली बार फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।